अगर इन्वेस्टमेंट में आपने ज्यादा एफर्ट मारा तो आप कम रिजल्ट लेके आओगे। आज के बी द चेंज के पॉडकास्ट में मिलते हैं संजय कथुरिया जी से। इन्वेस्टमेंट्स को लेके ना बहुत कुछ मिथ बस्टिंग मैं करना चाहता हूँ पहले जी। SIPs है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है। SIPs एक माध्यम, जो भी आपका आउटकम है आपके एफर्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। SIP की पावर से आप बने हैं मिलियनेयर। किसी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई SIP नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए की उस टाइम गाड़ियां दी। उन्होंने लग्जरी ट्रिप्स किए कि जब मैं 38 तक आया तो आई वाज फाइनेंशियली फ्री, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। आज अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो IPO लेके आ सकती है, उसको पब्लिक से पैसा मिल जाएगा। मेरे को अगर समय चाहिए तो मैं समय का IPO लेके आ सकता हूँ क्या? कैसे SIP में इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या उसमें ऑप्शंस है? आज के बी द चेंज के पॉडकास्ट में मिलते हैं बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सपर्ट संजय कथुरिया जी से। संजय जी अपने आप में एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और बहुत ही आसान शब्दों में फाइनेंस को समझाने वाली एक पर्सनालिटी है। वेलकम संजय जी। थैंक यू राज जी, थैंक यू सो मच। संजय जी, आप जैसे ही हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी करीबन 2006 में। और उससे पहले तो हम बॉम्बे में शिफ्ट हुए 1993 में। ओके। फादर पहले ONGC में काम करते थे तो शिफ्टिंग जॉब्स थे। तो 1991 में हम बॉम्बे आए और मेरी पूरी एजुकेशन बॉम्बे में हुई, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर MBA हो। ओके। तो सारी एजुकेशन मेरी बॉम्बे में हुई। और जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई अराउंड 2008 में मैंने MBA कंप्लीट की थी, तो तभी मुझे जॉब लग गया एक रियल एस्टेट कंपनी में, रहेजा यूनिवर्सल में। ओके। तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी करीबन 7 लाख रुपीस पर एनम थी, जिसमें से कुछ पोर्शन फिक्स था, कुछ पोर्शन वेरिएबल था। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुई जर्नी। 2006 से ही मेरे डैड एक्चुअली शेयर मार्केट में बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते थे। तो 1980s अर्ली 80s से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको देखता रहता था, उनको फॉलो करता था। प्लस वो कुछ क्लरिकल काम मुझसे बहुत कराते थे, जैसे कोई डिविडेंड का चेक आया तो जमा करा दो। तो उस टाइम पे इतना डिजिटाइजेशन था नहीं, तो आपको जाके फिजिकल सेटलमेंट्स करने पड़ते थे, तो आप वो फॉर्म भरते थे। तो ये सब मैं करता रहता था, तो जिससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ जी। एंड मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके। अगेन आई वुड थैंक माई फादर फॉर दिस, कि बार बार उन्होंने मैथमेटिक्स पे बहुत फोकस रखा। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो इस चक्कर में अपना साइंस अच्छा हो गया, 12th में मार्क्स अच्छे आ गए। और फिर जब इन्वेस्टमेंट्स की बारी आई तो 2006 में ही जहां फादर का डीमैट अकाउंट था, वहीं पे डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, वहीं पे शेयर्स खरीदने चालू कर लिए। मुझे याद है आज भी, पहला शेयर जो मैंने खरीदा था वो GMR इंफ्रा का था। तो तब मैंने पहली बार कोई शेयर परचेज किया था। 2006 में ही मेरे फादर ने मेरा PPF अकाउंट खुलवा दिया था। तो आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा तो PPF एक बार वो होके रिन्यू हो गया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अभी तक PPF बनाया भी नहीं है। तो मतलब उतना मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियल इलिटरेसी है, इतना बड़ा गैप है, अभी भी लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप पैसा बना सकते हो। तो वहां से मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। फिर 2008 में जैसे ही जॉब लगा तो मैंने SIPs करनी चालू कर दी। पहले थोड़ा कम क्वांटम करता था, फिर जैसे थोड़ा रियलाइज SIP की पावर रियलाइज की, तो मैंने SIP में 2014-15 से फिर जम के इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। एंड टिल टुडे मैं SIPs ही करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ, बस सिंपल, दिस हैज बीन माय जर्नी। तो आप जैसे SIP की पावर बता रहे हैं, उसमें कंपाउंड इफेक्ट लगता है। SIP की पावर से आप बने हैं मिलियनेयर। और मैं चाहता हूं आज हमारे व्यूअर्स को भी आप एक ऐसे पॉइंट्स बता के जाएं जिनसे हमारे व्यूअर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज से कुछ अपने अंदर बदलाव लाए, चेंज, डिफरेंट तरीके से फाइनेंस को समझे जी। और SIP या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं, तो पहले हम SIP पे बात करते हैं जी। कैसे SIP में इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या उसमें ऑप्शंस है? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स को लेके ना बहुत कुछ मिथ बस्टिंग मैं करना चाहता हूँ पहले जी। SIPs है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है। SIPs एक माध्यम है। SIP आप किसी चीज में भी कर सकते हो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं। मतलब आप डायरेक्ट कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो उसमें भी SIP कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि मैं चाहे रिलायंस का भाव कुछ भी चल रहा हो, मैं हर महीने 20,000 रुपए के रिलायंस लूं, ओके, तो भी एक SIP हो गई। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी, फॉर्मेट हो गया, ओके, कि आप महीने दर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो
दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है लमसम, यानी कि आपने एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। जी। सो फॉर एग्जांपल जब लैंड की बात आती है, रियल एस्टेट की बात आती है, तो वहां पे एसआईपी नहीं होती, वहां पे जनरली लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। आपका प्लॉट है जी 50 लाख का है, 60 लाख का है, तो एक ही बार में आपको पैसा उसको डालना पड़ता है, या छोटी किस्तों में, मतलब 5-6 किस्तों में आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक। पर क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष में ना आज 90% लोग हैं जो 25,000 रुपए से कम महीने का कमा रहे हैं। तो क्योंकि वो 90% से कम लोगों के लिए हम आज बात कर रहे हैं, तो वो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते, और इसलिए वो कोई बड़े रियल एस्टेट बिजनेसेस में या फिर प्लॉट्स में इतना आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर कर भी लेते हैं तो वो छोटे प्लॉट्स होते हैं 5 लाख के, 10 लाख के, जहां वो थोड़ा 1 आधा लाख डाउन पेमेंट कर देंगे और उसके बाद वो EMI बांध लेंगे। पर कहीं भी आज बड़े शहर में अगर किसी को घर लेना है, तो आज कहीं भी शहर में 1-1.5 करोड़ से नीचे का कोई घर नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति को घर लेने के लिए 25-30 लाख रुपए तो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद उस पर फिर वो EMI का एक बोझ लगा रहेगा। तो SIP एक माध्यम है निवेश करने का। अब मैं पहला जो मिथ बस्टिंग करना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो लोगों की एक धारणा बनी। देखिए, हमें बचपन से क्या बताया गया, बेटा तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आप नौकरी में ज्यादा समय काम करोगे तो क्या होगा, तनख्वाह ज्यादा बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगी। अगर आप जिम ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, बॉडी ज्यादा अच्छी बनेगी, जल्दी बन जाएगी। जी। तो हमें यह बताया गया है कि जो भी आपका आउटकम है आपके एफर्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट मारोगे उतना ज्यादा आउटकम आएगा। इन्वेस्टमेंट में ये टोटली उल्टा है। अगर इन्वेस्टमेंट में आपने ज्यादा एफर्ट मारा तो आप कम रिजल्ट लेके आओगे। ये सबसे बड़ा मिथ बस्टिंग है, वेरी लोगों का करना चाहता हूं। वेरी स्ट्रेंज मिथ। हाँ, कि ये वो नहीं है कि मैं 4 घंटे जिम में लगाऊंगा तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी वर्सेस 2 घंटा। यहां आप जितना कम समय निवेश को दोगे, मतलब आप अपना इन्वॉल्वमेंट जितना कम करोगे निवेश में, उतना आपके निवेश को आप ज्यादा अच्छा ग्रो करवा पाओगे। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आप एक पेड़ समझो आज लगा रहे हो, ठीक है, उसमें आपने जो भी पहले सॉइल चेक कर लिया, फिर बीज डाल दिया। अब क्या बैठ के 24 घंटे पानी डालते रहोगे उसमें? नहीं। आप तो उसका जस्ट होगा कि 2 दिन में एक बार डालना है, 3 दिन में एक बार डालना है, 1 दिन में एक बार डालना है। उसके हिसाब से आप उसको जो है पानी डालोगे। कुछ समय बाद देखोगे पेस्ट वेस्ट नहीं लग गया तो कुछ स्प्रे कर दोगे। ठीक है, इसको सनलाइट में रखे रहोगे। हमेशा वो सनलाइट में रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सन उसको दिखते रहना चाहिए। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार बीज बो दो, जो आपने SIP कर दी वो कर दो, ठीक है। महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको थोड़ा चेक कर लो कि कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो मैंने सोचा था उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसको कंपाउंड होने दो, यानी उसको सूरज की दृष्टि दिखाते रहो बस। उसके अलावा आपको निवेश में कुछ नहीं करना है। ये प्रूवन फैक्ट है। USA में सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स जो है वो पैसिव फंड्स को बीट कर पाते हैं। अब पैसिव और एक्टिव क्या होता है? पैसिव फंड वो होता है कि जिसमें फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता। ओके, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, डाल के 500 है, तो S&P 500 के जो 500 स्टॉक्स हैं, जिस प्रोपोर्शन में S&P 500 बना है उसी प्रोपोर्शन में वो उस पैसे को डाल देता है और कोई एक्शन नहीं लेता, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा, और उसी प्रोपोर्शन जैसे S&P बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ओके, ठीक है। दूसरे लोग हैं जो एक्टिव करते नहीं जी मैं काम करूंगा, मैं कोई नया स्टॉक पकड़ूंगा, कोई ऐसा स्टॉक देखूंगा जो मल्टी बैगर निकलेगा अगले 10 साल में, तो वो दिमाग लगाते रहते हैं। तो ये पाया गया है कि ऐसे लोग अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 4 लोग, मैं अमीरों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, जो हार्वर्ड से पास लर्नेड लोग, सुपर लर्नेड लोग हैं, जिनको लोग देखते हैं कि यार ये मतलब भगवान है इन्वेस्टमेंट्स के, वो भी 100 में से 4 ही लोग बेसिक बेंचमार्क को क्रॉस कर पाते। तो यानी कि जो मैंने बात बोला कि इसमें जितना कम आप एफर्ट डालोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आए। एक रिसर्च की गई थी जिसमें कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग, ये 2 बायसेस होते हैं लोगों के। कुछ लोगों को ओवर ट्रेडिंग करने की आदत होती है, ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो एक रिसर्च आई जिसमें पता चला कि जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग का बायस है, यानी वो ज्यादा ट्रेड करते हैं, उनके रिटर्न्स 2% कम होते हैं और उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 गुना ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने बात बोली कि अगर आप एक्टिव हो गए इन्वेस्टमेंट्स में तो आप ओके फेल हो जाते हैं। अगर आप एक्टिव हो गए, अगर आप पैसिव हो गए कि नहीं मैं तो मैंने 5 फंड चुन लिए या मैंने 5 असेट क्लासेस चुन ली, थोड़ा गोल्ड में जा रहा है, थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप में जा रहा है, तो आप अपने एक बास्केट बना लिया और उसके बाद आप उसमें चुपचाप हर महीने जब जो SIP जा रही है अपना निवेश करते रहे, तो आपको बिल्कुल आप एटलीस्ट 95 to 98% जनता से बेटर करोगे। तो इतना आसान है इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना। ये तो एक आई ओपनिंग आपने स्टेटमेंट बोल दी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी यही सोचता था अभी तक स्टॉक मार्केट में कि जो लोग पूरा दिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे रहते हैं शायद वो इस गेम के विनर रहते होंगे और हम लोग नहीं कर सकते। तो ये तो आप वाइस वर्सा कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए अभी फैक्ट एक बार ये भी आया था कि सेबी ने एक रिसर्च करी जी, तो उसने कहा कि 100 ट्रेडर में से 94 जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, अगर एक्टिव ट्रेडर्स पकड़े जाए जो डेली ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन 100 में से 94 लोग लॉस कर रहे हैं
और 6 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो भी 3400 रुपए साल का। हाँ, मतलब लॉस ही हुआ। लॉस एक तरीके से, टाइम का लॉस तो हो ही रहा है, ऐसा हो गया। तो आज जो बच्चे लोग इंस्टाग्राम देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, कोई फैंसी कोई चीज देख लेते हैं, कोई किसके पास 6 स्क्रीन सामने रखे हुए हैं, वो बटन दबाया जा रहा है, वो ना बहुत मजेदार लगता है जी। पर इससे असर नहीं आता। वो मेरे को एक एड बड़ी पसंद है आलिया भट्ट की, वो कहती है, मेरे को खा के बोलती है वीको टर्मरिक की एड है, तो वीको टर्मरिक में कोई स्वाद होता नहीं है। तो उसने बोला, भाई तुम्हें मजा चाहिए असर चाहिए, तो अगर तुम्हें मजा चाहिए तो वो दूसरे टूथपेस्ट यूज कर लो जो नमक वमक डाल रहे हैं, तो वह असर चाहिए तो ये असली चीज। तो अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी या फिर इन्वेस्टमेंट में भी आपको अगर मजा चाहिए तो आप पूरा टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे दिमाग को खपाते रहो, एक्टिविटी करनी है करते रहो, आप उससे रिटर्न ज्यादा नहीं कमा सकते। हाँ, अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं तो उससे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, अपना जो डिसाइड किया उस हिसाब से निवेश करते रहो। आप, मैं बता रहा हूं, 99%, 98-99% जनता से आगे हो जाओगे। ये तो आपने पहला मिथ बस्टर आपने कर दिया, जे मेरा ही मिथ तोड़ दिया, तो मेरे व्यूअर्स का तो जरूर मतलब बहुत डिफरेंट आपने जो बात कही है, हाँ। वो बिल्कुल वाइस वर्सा है, बिल्कुल काउंटर। और ये मैं उसका सामने आपके सामने प्रमाण हूं। मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक्स है ही नहीं। ओके। मेरे पास जो है म्यूचुअल फंड है, और मुझे, मैं पता पिछले 8-9 साल से सिर्फ आंख बंद करके जो तारीख को पैसा कटना है उस तारीख को पैसा कटता है, बस। उसके अलावा मैंने कोई एफर्ट नहीं मारा अपने इन्वेस्टमेंट्स में, कि सबसे दूर रहा हूं मैं ये सब चीजों से। मैंने क्या मेहनत करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों को जानना, वो है कि मैंने अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाया। जी। मैंने मेहनत अपने आप के ऊपर करी, मैंने अपने स्किल्स को बेटर किया। ओके। मैंने ये सोचा कि अगर आज मेरी तनख्वाह 50,000 है तो अगले साल वो 1 लाख कैसे होगी, क्योंकि मैं ये अपेक्षा स्टॉक मार्केट से नहीं कर सकता। क्या है कि 2000 में जब क्रैश हुआ मार्केट, तो कोविड आ गया, क्रैश आ गया, तो सब लोग नए नए घुस गए मार्केट में, सबको लगा ये वीडियो गेम आ गई है, चलो पैसा बनेगा। तो उसके बाद एक बहुत मैसिव पिछले 4 साल से बुल रन रही है। निफ्टी भी जो है वो 2.5 गुना हो गया, सेंसेक्स भी 2.5 गुना हो गया, तो एक बुल रन में सब आया। पोस्ट कोविड तो बढ़ता ही गया, मैसिव बुल रन रही है। आज जो कोविड में, आज जो 23-24 साल का है, वो कोविड में 18-19 साल का था। जी। तो 18-19 साल में उसमें पैसा डालना चालू किया, कुछ एक शेयर पकड़ लिया, कोई गवर्नमेंट PSU शेयर पकड़ लिया, वो 4 गुना हो गया, वो 3 गुना हो गया, तो उसको आज लग रहा है अपुनिज भगवान है कि अपने से खराब, मतलब अपने से अच्छा कोई हो नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। उसने अभी तक वो नेगेटिव साइकिल नहीं देखा। मैंने वो साइकिल देखा जब 5 साल निफ्टी 0 था, निफ्टी में कोई रिटर्न्स नहीं थे। मेरा एक म्यूचुअल फंड था जिसमें पहले 2.5 साल मैंने जितना पैसा डाला 0 रिटर्न्स पे था। 2.5 years SIP कर करके 2.5 साल बाद 0 रिटर्न्स थे, कुछ नहीं था। आधे से ज्यादा लोग इस टाइम पे टूट के जा चुके होते कि भाई नहीं, अब यार अब और नहीं होगा। सर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 2017 में मैंने SIP स्टार्ट करी, कोई ऐसे जैसे आ जाते हैं एडवाइजर्स। 2019 एंड में मैंने तोड़ी 2.5 साल पूरे, जो 2.5 साल आप कह रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने की, 2.5 साल बाद वो हुए 30 लाख रुपए। हाँ, और 30 लाख के 30 लाख 13,000 रुपए मिले। बिल्कुल सही है। तो 13,000, फिर मुझे ये लगा कि भाई इसे क्लोज कर रियल में इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि हमें रियल एस्टेट का कुछ पता था, तो रियल एस्टेट में कर देते। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कि ये बॉटम लाइन ये लग रही है इस सारे डिस्कशन की अभी तक, कि इन एनी केस म्यूचुअल फंड्स इज बेटर देन स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज लगती है, इन्फॉर्मेशन लगती है, टाइम लगता है, तीनों चीजें लगती है। ठीक, तो आप पहले डिसाइड कर लो आपके पास नॉलेज है। नॉलेज मतलब आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, P&L पढ़ सकते हो, मैक्रो इकोनॉमी को समझ सकते हो। नहीं समझ सकते, आधे क्या 99% लोग नहीं समझ सकते। दूसरी चीज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आज जो स्टॉक मार्केट में ऊपर बड़े बड़े वॉल्यूम्स खेल रहा है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। जी। आज अगर एक म्यूचुअल फंड बोलता है कि मैं रिलायंस में 2% स्टेक लेने वाला हूं, तो वो जाके मुकेश अंबानी के सामने बैठ सकता है और उससे पूछ सकता है कि तुम्हारे ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, जिस बेसिस पे मैं तुम्हारी कंपनी में निवेश करूं। ठीक। आप खरीदोगे 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, आप क्या मुकेश अंबानी तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, ना आपके पास नॉलेज है ना इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आपका कोई नॉर्मल व्यवसाय चल रहा है, आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे तो इसका मतलब टाइम भी नहीं है। तो जब आपके पास ना नॉलेज है, ना इन्फॉर्मेशन है, ना टाइम है, काहे दिस रहे उसमें? अब करे कौन? जिसका काम है उसका, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो हायर इसी काम के लिए हुआ है, वो 15-20 साल से इसी चीज की नॉलेज लेके बैठा है, मार्केट के अंदर बैठा है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और उसका 100% टाइम मार्केट्स के लिए, तो उसको दे दो आपका पैसा, वो मैनेज करेगा। तो आप उससे बेटर नहीं हो सकते। ये बताइए संजय जी, म्यूचुअल फंड जैसे आप कह रहे हैं कि मैनेजर को दे दे और वो लोग फंड मैनेज कर ले, बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हो गई हैं, इसमें फिर हमें कैसे डिसाइड करें, एक जनरल हमारा व्यूअर है वो कैसे डिसाइड करे कि कौन से सेक्टर में? मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज लगाया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, गोल्ड है या इस टाइप का। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स में आज के करंट डेट में इंडिया की फॉर नेक्स्ट 10 years व्हाट आर द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट
फॉर अ न्यू कमर? बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट पे आंसर कर जी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप निवेश इससे नहीं करते हो कि अभी कौन से सेक्टर है, आप निवेश अपने गोल के हिसाब से करते हो। ऑल योर इन्वेस्टमेंट शुड बी गोल ओरिएंटेड। जी। आपके लाइफ के गोल्स होते हैं। जैसे पहले माँ बाप क्या करते थे, प्लॉट ले लेंगे, ये बेटी के शादी के काम आएगा, तो उन्होंने गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करी कि ये प्लॉट जब बेटी बड़ी हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी, उसकी शादी हो रही होगी, तो ये प्लॉट इतना पैसा दे देगा कि उसका दहेज, उसका खाना पीना, जो भी मतलब जो भी कराए वो पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जी। फिर कोई बोलता है कि ये प्लॉट मैंने इसलिए लिया कि मेरा रिटायरमेंट में यहाँ पे खेती करूंगा, तो इसलिए रिटायरमेंट का ले लिया। रियल एस्टेट में ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह का कॉर्पस नहीं होता और रियल एस्टेट अब सस्ती नहीं रही। शुरू में पहले रियल बहुत नहीं आता, तो एकड़ आपको 1-1 लाख में मिल जाता, अनरीचेबल हो गया और अनअफोर्डेबल हो गया। तो अगर आज एक व्यक्ति को कोई भी निवेश करना है, पहले उसको अपना गोल तय करना है और उस गोल के साथ टाइम तय करना है। देखो, गोल होना चाहिए स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। जी। यानी कि स्पेसिफिक गोल चाहिए, मेरे को ये काम के लिए गोल, ये मेरा गोल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी, तो ये हो गया गोल, स्पेसिफिक गोल हो गया। मेजरेबल होना चाहिए, अब गाड़ी खरीदनी है तो कितने की खरीदनी है, 10 लाख की खरीदनी है, और टाइम ओरिएंटेड 5 साल बाद खरीदनी है। तो आपके हर गोल का जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। अब अगर कोई भी आपका गोल 3, 4, 5 साल का है, तो आप ज्यादा निवेश इक्विटी में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता अगला 3 से 5 साल इक्विटी के लिए क्या होने वाला है। तो आपका ज्यादा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है जहां पे रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं पर वो रिस्क कम होता है उसमें। दूसरा है, अगर आप कहते हो जी मुझे रिटायरमेंट प्लान करनी है आज से 20 साल बाद, कि आज से 20 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, तब आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। आप ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो, थोड़ा मीडियम पैसा आप लार्ज कैप में डाल सकते हो, और थोड़ा पैसा गोल्ड में डाल, तो अब आप अपना एक बास्केट अच्छा बना सकते हो। पर अगर आप छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हो, तो आप इक्विटी पे पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि इक्विटी के रिटर्न्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन सा समय खराब हो जाए, अभी तो 4 साल मैंने कहा बहुत अच्छे गए, तो सब अपने आप को सब भूल चुके हैं कि 2015 से 2020 तक निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। सब भूल चुके हैं कि क्या हुआ था 2007-8 के टाइम के क्रैश में, तो जब 50% स्टॉक्स नीचे आ गए थे, तो वो समय किसी को याद नहीं रह रहा है। पर मार्केट एक बार वापस वो समय आएगा, लेके आएगा, ताकि सबको ये जो नए नए आए ना, उनको भी लेसन मिले। सर, अभी जापान के येन के कारण कुछ 3-4 दिन रहा, तो मैं भी अभी 1-2 साल से कुछ स्टार्ट किया, तो मैं अपने स्टॉक में देखा तो स्टॉक का पोर्टफोलियो तो काफी नीचे हो गया, म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड का नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ही डिफरेंट हो गया। देखिए, आपको हमें पोर्टफोलियो क्रिएशन नहीं आता जी। एक हमारा देखिए भारतीय जो है ना, वो सटोरिया है, वो बाय नेचर गैम्बलर है। तो जब वो स्टॉक्स खरीदते हैं ना, तो वो हाई बीटा स्टॉक्स खरीदते हैं, हाई रिस्क स्टॉक्स खरीदेंगे। वो कभी आप किसी के बास्केट में ना ज्यादा रिलायंस, ज्यादा टीसीएस नहीं देखोगे। आप देखोगे वो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक है, या फिर कोई एसएमई लिस्टेड स्टॉक है, कि उनको लगता है कि वहां पे मेरे को 10x 20x 30x 50x रिटर्न बनेगा। तो आप अब क्या है कि ऐसे स्टॉक्स की जब चढ़ती भी है तो बहुत चढ़ती है, पिटाई होती है तो ज्यादा बड़ी बुरी पिटाई होती है, वो दिन में 10-10 20-20% गिर जाते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ चलते हैं। उनका अगर 30-40% लार्ज कैप में होता है, 30-40% मिड कैप में होता है, थोड़ा उनके पास कैश भी बड़ा होता है, तो वो पोर्टफोलियो लेवल पे हमेशा कम गिरेंगे एज कंपेयर टू आपका पोर्टफोलियो। मेरे साथ भी यही होता है कि अगर कहीं मेरे स्टॉक्स डायरेक्ट अगर बिक गए, तो वहां वो ज्यादा बड़ा गिरेगा ड्रॉप, और इसलिए मैं स्टॉक से बाहर हुआ डायरेक्ट स्टॉक्स में जो है ज्यादा बड़ा फट्टा आता है, और उसको रिकवर करने में मैं तो अभी परसों ही मैं भी पैसिव करता हूं कि मतलब दिमाग लगाना नहीं, किसी ने गाइड किया तो दोनों चीज में कर लिया। लेकिन पहले स्टॉक्स लिए, 6 महीने बाद किसी ने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड भी करो। स्टॉक में देखने को एग्रेशन रहता है कि आदमी देखता है, वैसे भी ना एंग्जाइटी बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड एक मुझे लगा कि हम जैसे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं अपना पैसिव में बहुत ही और आराम से शांत। कल तो अफर्मेशन डबल स्ट्रॉन्ग हो गई कि भाई आई एम गोइंग टू पुट माई स्टॉक मनी इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि अगर गिरना रुक जाए, जो डरना लगता है कि हमें लॉसेस का डर लगता है, भाई प्रॉफिट तो थोड़ा आता रहेगा। कंपाउंडिंग के इफेक्ट से अगर हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो कॉर्पस तो बढ़ेगा ही लॉन्ग रन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर गिरना रुक जाएगा, उस पे कंट्रोल है, तो थोड़ा सा आदमी रिलैक्स है। लेकिन लोग है ना रिटर्न्स देखते हैं, लोग रिस्क नहीं देखते जी। हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखें। मैं इसका एक एग्जांपल देखता हूं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि 25 साल के 2 कंपैरिजन किए। 25 साल का एक कंपैरिजन किया कि किसी ने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में या उसके स्टॉक्स में पैसा डाला 25 साल के लिए जी। 25 साल बाद उसका रिटर्न्स क्या रहा, वर्सेस एक व्यक्ति ने लार्ज कैप भी डाला, स्मॉल कैप भी डाला, गोल्ड भी डाला और थोड़ा सा डेट भी डाला, यानी एफडीज में भी डाल दिया। उन्होंने बास्केट बना लिया, तो उसके रिटर्न्स 25 साल में क्या रहे। मजेदार बात क्या थी, जो इक्विटी वाला था उसका रिटर्न्स था 14.4% पर एनम CAGR। हाँ, CAGR।
और इसका तो 14% पर आना, यानी 0.4% का फर्क था। बड़ी बात ये थी कि ये जो नीचे वाला पोर्टफोलियो था जिसमें बास्केट था, उसका रिस्क बहुत कम था। उसका उदाहरण ये है कि जब 2008 का टाइम आया, जब क्रैश हुआ था, तो जो स्टॉक पोर्टफोलियो था वो 40% नीचे गया और ये जो बास्केट था वो 15% नीचे गया। तो अब अगर आप में ये सहनशीलता है कि आप अपने सामने अपने पैसे को 40% नीचे जाता हुआ देख सको, तो आप फिर 100% इक्विटी में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे यहाँ मिलने के लिए सब में सहनशीलता है, जब दिखता है ना उस दिन वो बेचते हैं। हाँ, तो जब कोविड हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो अचानक से 2 दिन में 25% नीचे हो गया। 8 साल का 7 साल का SIP करता हुआ फंड 25% नीचे हो, तो मैंने क्या किया, मेरे को वॉरेन बफे की बात याद आ गई कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फेयरफुल, व्हेन अदर्स आर फेयरफुल बी ग्रीडी। मैंने अपनी SIP डबल कर दी। बवाल कट गया, रे क्या हो गया, ये क्या, क्यों डबल क्यों कर दी तुमने? मैंने डबल कर दी और आज मैं उसके बेनिफिट्स खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम था। पर उस टाइम मैंने स्टॉक्स नहीं पिक किए, मैंने म्यूचुअल फंड्स करे। तो आई थिंक हम लोग देखिए, जो आज इस पॉडकास्ट को सुन रहा है या आप में कोई भी, जो हमारे अपने व्यवसाय, आज हम दोपहर को बैठे हैं, हम स्टॉक मार्केट नहीं देख सकते क्योंकि हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो वी डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स, वी डोंट हैव एक्टिव टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। द ओनली थिंग विच वी कैन इंप्रूव, जो हमारे हाथ में, वो हमारी स्किल्स है। अगर मैं आज एक फाइनेंस कोच हूं तो मैं और बेहतर फाइनेंस कोच हो सकता हूं, जिससे मैं अपने पैसे कमाना, मतलब एक्टिव इनकम को बढ़ा सकता हूं। आप अगर कोई बिजनेस में है, रियल एस्टेट में, तो आप उसमें बेटर हो सकते हैं ताकि आपकी आमदनी उधर से बढ़े। ये स्टॉक मार्केट जो है ना, इससे उल जलूल उम्मीद करके कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आई थिंक नोबडी इज गोना मेक, फिर लोग छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी बात बोली थी वॉरेन बफे ने एक बार, कि कोई भी रिश्ते को अगर आपको निभाना है, लंबा निभाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोग कहते हैं ट्रस्ट चाहिए, ये सब चाहिए। बोलते नहीं, ट्रू एक्सपेक्टेशन। कि अगर आपकी उम्मीद उस रिश्ते से कम होगी, चलेगा। आपने अगर उम्मीद रखी कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट से 12-13% का रिटर्न चाहिए, पर 40 साल के लिए चाहिए, 40 इयर्स के लिए मेरे को वो रिटर्न चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में आप 40 साल निकालोगे और 40 साल पैसा कमाओगे, और इतना कमाओगे कि जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी। आप देश के टॉप 2% में आ जाओगे। पर लोगों को क्या है, लोगों की उम्मीद है कि मेरे को 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, तो फिर होता नहीं है। और जब वो होता नहीं है तो रिश्ता टूट जाता है, तो स्टॉक मार्केट से लोग चले जाते हैं। अभी तक का टेक अवे ये लगा कि हम लोग अपनी एक्टिव इनकम में जितना कमा सकते हैं वो इन एनी केस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं कमा सकते। तो हमें एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए अपना स्किल सेट इंप्रूव करना चाहिए जी। एक्टिव इनकम को एक बैलेंस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। एंड बेटर इज वी गो फॉर म्यूचुअल फंड। हाँ, मतलब एज सिंपल तरीके से एज एक फ्रेमवर्क में डाल दिया, लेमन सिंपल फ्रेमवर्क में डाल। और अभी एक और चीज करते हैं, जैसे हम एक मान लीजिए एक 25 साल का बच्चा है, यूपी में किसी गांव से आया, दिल्ली NCR में आके बस गया, उसने यहाँ पर पढ़ाई करी और यहीं पर उसकी जॉब लग गई। नाउ ही इज 24-25, ठीक है। मेजर ऑडियंस जो मेरे पॉडकास्ट की है वो 18 to 45 है जी, जिसमें आपका तो आना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ही अहम मेजरा बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत ज्यादा डीमैट्स और म्यूचुअल फंड्स में मैं देख रहा हूँ आसपास कि पिछले 1 साल में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। मतलब अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ गई है। एक तो संजय जी ये बताइए कि एक 25 साल का बच्चा है, अभी वो फर्स्ट जॉब में लगा है, उसका इनकम इज टू इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर रेशो सेट हो जाते हैं, हमें पता है कि भाई 50,000 रुपए पता है तो मुझे 5,000 लगाने, 10,000 लगाने। हर कोई इंडियन माइंडसेट ही है, हम लोग सेविंग जरूर करना चाहते हैं, सेविंग हम करना चाहते हैं, लेकिन सेविंग हम बड़ों के, जैसे आपके फादर को नॉलेज थी, उन्होंने आपको शेयर ट्रेडिंग भी बताया, सब कुछ समझाया, लेकिन एज अ लेमैन जनरल इंडियंस में, ना हमारे स्कूल्स में, ना हमारे कॉलेजेस में बिल्कुल हमें कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता। अब जैसे मैं हो गया, वो बच्चा 25 साल का हो गया, उसके फादर को नॉलेज खुद कोई नहीं थी, वो वहां से बैठकर उसे बोलते हैं कि बेटा तेरे पास 2 लाख रुपए हो गए, FD करा दे। सेकंड, मुझे लगता है कि FD से बड़ा ब्लंडर तो कोई है ही नहीं जी, ठीक। तो उस बच्चे के लिए आप मुझे बताइए कि वो एक अपना इनकम टू एक्सपेंस रेशो क्या रखे? बहुत बड़े। इसको ना मैं मेरे 4 स्टेप फ्रेमवर्क से आंसर करता हूँ। 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप है फ्रेमवर्क का बजटिंग। कोई भी व्यक्ति अगर अपने बजट को नहीं जान तो वो अपनी लाइफ को सेफ, सिक्योर और ग्रोइंग नहीं कर सकता। मैं बहुत सिंपल है, जैसे GPS है, मैं यहां पे हूं, अब मुझे अगर यहां से कहीं जाना है तो GPS पहला क्वेश्चन पूछता है योर करंट लोकेशन।
ठीक है, वो पहले ये नहीं पूछता कि जाना कहाँ है, करंट लोकेशन ही है तुम्हारी, क्योंकि जीपीएस से तो आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं अगर आज सारे लोगों से पूछूं, किसी से भी पूछूं कि भाई तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारा मंथली एक्सपेंस क्या है, वो तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100 में से 100 लोगों को नहीं बताओ कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, मेरा रेंट इतना है, मेरी ईएमआई इतनी है, मेरी बिजली का खर्चा इतना है, मेरा पेट्रोल का खर्चा इतना है, मेरा ये खर्चा, मेरे सब्सक्रिप्शन है, आजकल तो मेरे सब्सक्रिप्शन होते हैं लोगों के, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, फिर उसके बाद आपको कभी स्विगी करना है, जोमेटो करना है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, एक लड़की है जिसने 9.5 लाख रुपए की स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर की है जोमेटो से, साल में, एक साल में, यानी कि 78,000 रुपए महीने की उसने स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करी है। अब क्या, और ऐसे लोग जब बाद में क्रिप करते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है निवेश करने का, उसको क्या जवाब दोगे आप? पहला स्टेप, अगर किसी व्यक्ति का भी, कोई भी 25 साल 26 साल जो भी व्यक्ति आज अपना जॉब चालू कर रहा है, वो अपना बजट निकाले सबसे, कि उसको पता तो हो कि मैं खर्चा कितना कर रहा हूं। तो आई थिंक दिस इज द स्टेप 1 ऑफ एनी फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सिंपल है। मैं 11वीं से बजटिंग कर रहा हूं, जब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, एक्सेल नहीं था, मैं एक छोटी सी पर्ची रखता था कि मैंने आज खाना कितने का खाया, मैंने बस का भाड़ा कितना दिया, ऑटो भाड़ा कितना दिया, मैंने बुक्स कितने की खरीदी, मैंने मस्ती कितने की करी, और दैट्स इट। मेरे को पता होता था दिन के अंत में मेरा 2 रुपया गया, 5 रुपया गया, 10 रुपया गया, तब तो छोटे अमाउंट थे, 2000 की बात। सो मैं एक पर्ची रखता था अपनी जेब में, और दिन दिन के हिसाब से मेरा बजट होता था। मुझे पता होता कि महीने में 200 रुपए खर्च कर दिया, 300 रुपए खर्च कर दी। तो ऐसे आपके पास भी होना चाहिए आपका बजट। ये हो गया स्टेप 1। आजकल तो टूल्स बहुत हैं इन चीजों के लिए, टूल्स है बहुत, आपके पास एप्स है, वो छोड़ो, आपको यूपीआई है, आप तो सारे खर्चे यूपीआई से कर रहे हो। वैसे ट्रांजेक्शन आपके पास आ जाएगी, तो फिर भी आप एप्स के थ्रू कर लो तो भी आपके पास एक्सेल है, नॉर्मल एक्सेल है। मैं कहता हूँ कुछ भी मत करो, नॉर्मल एक्सेल शीट तो है यार, सबको एक्सेल यूज करना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, एक बार आपको अपना बजट पता चल गया, तो अब आपको ना एटलीस्ट यू आर अवेयर, नाउ यू आर कॉन्शियस, कि आपकी कॉन्शियसनेस उजागर हो जाती है। अरे यार मैं 75,000 कमा रहा हूँ, 22,000 तो मेरा महीने का खर्चा है ही है। नेक्स्ट स्टेप होता है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट। जी, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। उसमें 3 तरह के इमरजेंसी फंड क्रिएट हो। एक जैसे एरोप्लेन है, 3 तरह के एरोप्लेन है। एक सेस्ना एरोप्लेन होता है, छोटू सा प्लेन, उसको छोटा रनवे था, ठीक है, वो 1 किलोमीटर के रनवे में भी उतर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह जब आप यंग होते हो और आप मैरिड नहीं होते, आप पे कोई जवाबदारी, तो आप सेस्ना हो कम, तो आपका रनवे बहुत बड़ा जरूरत है। आप 6 महीने आपके जो एक्सपेंसेस है उसका रनवे बनाओ, ठीक, और उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो, क्योंकि उस पैसे से ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो रिटर्न्स कमाएगा। उस पैसे से ये उम्मीद की जा रही है कल को बारिश आ गई, प्रॉब्लम, कंटिजेंसी फंड है, तो उसको एफडी में डाल दो आप। जी, अगर आप A320 हो, थोड़े बड़े प्लेन हो, यानी कि आप शादीशुदा हो, तो आप कर लो 12 मंथ्स का, ओके, ठीक है, 9 to 12 मंथ्स का, डिपेंडिंग अपॉन दोनों इनकम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। और अगर आप जंबो A380, 2 बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पेरेंट्स भी हैं, तो आप कर लो 15 महीने का, और ये सारा पैसा आपका एफडी में होना चाहिए। जी, ये पहले दिन नहीं बनेगा, या फिर कॉन्शियसली अपनी कमाई में से डालना पड़ेगा कि भाई मैं 6 महीने का, अपना 12 महीने का, जो भी मेरे को रनवे बनाना है, 7। अब आपको एक लेवल पे कंफर्ट आ गया कि यार ठीक है, कल को मेरी नौकरी नहीं रही, मेरा व्यवसाय नहीं रहा, बैकअप बन, कुछ मेरे पास बैकअप आ गया। उसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है लाइफ को? मेडिकल और लाइफ इटसेल्फ, दोनों की इंश्योरेंस ले। तो बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और एक लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम अगर आप एक परिवार हो तो 10 से 15 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लो। ये वो 2 लाख रुपए की खाना पूर्ति मत करो, और मेडिकल कॉस्ट है तो ऑपरेशन भी 2 लाख में नहीं होता जी, ठीक है। तो आप मतलब इतना छोटा मत करो कि जस्ट खाना पूर्ति, कुछ होता ही नहीं हो, किसी के डिडक्शन के लिए कर दिया आपने, ठीक है, वो सब के लिए मत करो, अपने लिए करो। तो आप 10 से 15 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर रखो। अगर इंडिविजुअल हो तो भी 7 से 10 लाख रुपए का आपका एक आपके पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी कमाई है उसका 20 गुना आपके पास। तो अगर आप समझो साल का 10 लाख कमाते हो तो 2 करोड़ रुपए की आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जितनी जल्दी लोगे उतना प्रीमियम का कम होगा, एज वाइज। हाँ, तो ये अब क्या हो गया, अब आप सिक्योर हो गए, जॉब गई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे हुआ उसके लिए, और कुछ टोटली कुछ हो गया तो पीछे हुए परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप सोचो, आप खुल के खेल सकते हो। अब जो बचा वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। मतलब इस पोजीशन में अगर कोई बच्चा हो, अगर ये सारे तीनों इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हों टाइमली, तो उसको जॉब स्विच करना, करियर में नए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उस पर रनवे। क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों से आसपास मिलता हूँ जो इस एज के, मेरे फ्रेंड्स भी रहे जब हम लोग उस एज के थे, मैं उनको कई बार बोला कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। अरे यार बिजनेस में आऊंगा, कल का रेंट कौन देगा? बिल्कुल गला जैसे बन जाता है, कुत्ते का वो बंधा हुआ है, वो ना वो बेचारे छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कितनों के ड्रीम्स किल हो जाते हैं। मतलब बहुत टैलेंट है हमारे देश में, बहुत लोगों का टैलेंट मैंने अपने सामने वेस्ट होते देखा है कि अगर ये सेक्टर्स, अगर इंस्ट्रूमेंट्स अगर लगा लें, तो लगता है कि मुझे आज मेरे व्यूअर्स अगर सुन लेंगे,
अगर हमारे इस चैनल से, इस पॉडकास्ट से, आपके इंटरव्यू से अगर बेस्ट लोग भी कर गए, और मैं तो उसमें विनर मालूम है कि आज हम दोनों का टाइम देना वो इन्वेस्टमेंट से लोग वो इन्वेस्टमेंट हो गई जी, सब इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक डेटा देता हूँ, 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया लिव्स पेचेक टू पेचेक। इसका मतलब यह है कि अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का अगला पेचेक नहीं आया तो ही इज डेड। और इस बात पे वॉरेन बफे एक बहुत सॉलिड स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। जी, यानी कि अगर आपके पास एक ही सोर्स है इनकम का, तो आप दारिद्र्य से, पॉवर्टी से सिर्फ एक कदम दूर। हाँ, अगर टुमारो यू आर फायर्ड देन यू आर तो हो गया। अच्छा, फिर स्ट्रेस आ जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। और इसका एक और प्रॉब्लम ये है, देखिए जैसे मेरे साथ जितने लोग थे, मैं कॉलेज में था, जितने मेरे पीयर्स थे, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। वो क्यों नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि जब वो हम दोनों ग्रो करें, मैं भी ग्रो किया, वो भी ग्रो किए, उन्होंने लग्जरी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने महंगे महंगे घर ले लिए जिसमें उनकी ईएमआई सैलरी की 60-60, 70-70% जाने लग गई, तो वो स्ट्रेस में रहे। उन्होंने महंगी गाड़ियां ले ली, उन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए की उस टाइम गाड़ियां ली, उन्होंने लग्जरी ट्रिप्स किए, उन्होंने किसी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई एसआईपी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। तो वो क्या रहे, उन्होंने पैसे बढ़े उनके, पर पैसे बढ़ने के बाद उन्होंने उस पैसे से लग्जरी परचेज करी। मैंने उस पैसे से अपना समय परचेज किया, मैंने लग्जरी पे उस टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, जिसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन जी। और मैं 16 साल में इतना कंपाउंड कर गया कि जब मैं 38 तक आया तो आई वॉज फाइनेंशियली फ्री, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। आज भी मेरे फ्रेंड्स 6-6, 7-7 लाख रुपया महीना कमाते हैं, महीना, मतलब दे मस्ट बी इन टॉप 0.1% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया। जी, उसके बावजूद भी ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कल मैं जॉब छोड़। दे आर नॉट फाइनेंशियल फ्री, दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि उनकी ईएमआईज हैं, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, हर तरह की ईएमआई लगी, और कोई पैसिव इनकम का सोर्स उनके पास नहीं है। कोई मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ, 16 साल की उम्र, अच्छा कितना तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, अभी चालू किया था, अभी 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। अरे कोई नहीं होता, आप 7-7 लाख रुपए अपनी सैलरी वाले के लिए 20 लाख आपका होना चाहिए 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए। तो बात बनती, समझ आता कि आपने कोई फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन लिया है। जो आदमी 7 लाख पे था, वो 5 पे भी था, वो 3 पे भी था, फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो और मैं क्या करता था, मैं जितनी सैलरी होती थी उसमें से 40% इन्वेस्ट करता था। जब मैं BMW चला सकता था, मैं होंडा सिटी चलाता था। तो मैंने तब कॉम्प्रोमाइज किया ताकि मैं अपना समय खरीद सकूं, बिकॉज समय, देखिए आज अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो आईपीओ लेके आ सकती है, उसको पब्लिक से पैसा मिल जाएगा। मेरे को अगर समय चाहिए तो मैं समय का आईपीओ लेके आ सकता हूँ क्या? नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका राज्य, मैंने चलो आपको 1 करोड़ दे दिया, मैंने आपसे आप टाइम ले लिया, 10 साल ले लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो समय ही है आपके लिए। और आज अगर मैं इस स्ट्रेस में नहीं हूं, मैं जब काम करता था उससे ज्यादा काम आज कर रहा हूं, पर आज मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं हमेशा से करना चाहता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं काम कर। तो आई थिंक ये, अगर आपको पावर चाहिए, ये आपको पावर पहले दिन नहीं मिलेगी, आप ओवरनाइट नहीं मिलेगी। आप अगर ये 35-40 तक भी अचीव कर गए तो आपके पास बहुत बड़ा समय है अपने जीवन में उसको एंजॉय करने का। अब ये मत सोचो हर चीज आपको 24 की उम्र में खानी है, 25 की उम्र में खानी है, 27 की उम्र। आज थोड़ा सा डिले कर लो, थोड़ा सा 10 साल 8 साल डिले कर लो और देखो उसके बाद आप मैजिक